गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, आज उसका लास्ट पार्ट है वाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, इसके बारे में आज हमको जानना था। 1.4 पे है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट पार्ट है आपका ये, इसके बाद हम दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form that democracy takes in our times is that democracy takes in our times to that of representative democracy. You have already read about this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take a decision on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representatives. This become necessary because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Even if they could, the citizen does not have the time, the desire, or the skills to take part in all decisions. This gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracy from non-democracies. But it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn to broader meaning of democracy. इस चैप्टर में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली पर चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की आवश्यकता है या ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है रिप्रेजेंटेटिव वाला डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव वाला लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। वहाँ सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है और वह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक कैबिनेट होती है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता। अगर यह संभव हो पाता तब भी हर नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह का लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव वाला जो हमारे पास डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें हमारे और आपके पास इतना समय नहीं होता है कि हम अपना जीवन, अपनी लाइफ भी साथ साथ चलाते रहें और देश के डिसीजंस को भी हम साथ में लेते रहें। उसके लिए हम एक गवर्नमेंट चुनते हैं और वो गवर्नमेंट, मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट शासन चलाती है और डिसीजंस लेने का अधिकार मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट के पास होता है। जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है उसमें इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि उसमें भी जो कार्यकारी संस्था होती है, जो मेन आपके गवर्नमेंट चलाने वाले लोग होते हैं, जैसे अपने भारत में कैबिनेट चलता है। कैबिनेट में जितने सदस्य होते हैं वही अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हेड होते हैं और वही लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, समझते हैं और चलाते भी हैं। तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वाला सिस्टम है। मतलब हमारे और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के लोग जाते हैं संसद में और उनके द्वारा चुना जाता है एक कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, जिसमें गृह मंत्री होता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और भी जितने भी डिपार्टमेंट, रेल मंत्रालय होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट उन मेजॉरिटी के जो लोग होते हैं उनमें से चुने जाते हैं, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी को तो हम एक साथ किसी टेबल पे बैठा के डिसीजन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और उसमें एक डिसीजन लेने में बहुत समय लगेगा। कहो सालों निकल जाएं एक डिसीजन लेने में, क्योंकि 300-400 लोग एक कमरे के अंदर बैठ के डिसीजन लेंगे तो आप सोचिए कितना टाइम लग सकता है। तो उसके लिए करते हैं ये है कि एक कैबिनेट का निर्माण होता है और उस कैबिनेट के लोग एक्चुअल में शासन करते हैं। ठीक है। और अगर
ये पॉसिबल हो भी पाता कि सभी लोगों को बैठा के जितने भी मान चलिए सांसद होते हैं उन सभी को बैठा के अगर कोई डिसीजन पे अगर चर्चा होती तो भी कई सारी कंडीशंस होती हैं कि किसी के पास अगर सांसद है भी तो किसी के पास उतनी योग्यता नहीं है कि वो उस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके, किसी की इच्छा नहीं होती है ना, किसी के पास समय नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी के पास कौशल नहीं होता है, योग्यता नहीं होती है, तो सभी जितने भी सांसद होते हैं वो एक साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए एक कैबिनेट का निर्माण किया जाता है उनके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे एक सरकार बनती है, रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचते हैं और फिर उसी संसद में कैबिनेट तैयार कर दी जाती है, मेजॉरिटी की कैबिनेट तैयार कर दी जाती है और फिर आगे शासन चलाया जाता है। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के ब्रॉडर मीनिंग को समझना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। Sometimes we use democracy for organizations other than the government. Just read these statements. First है आपका, we are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic treatment. मुझे वे शिक्षक पसंद नहीं है जो कक्षा में स्टूडेंट्स को बोलने या सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। तो ऐसा शिक्षक पसंद करते हैं लोग जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of डेमोक्रेसी? एक नेता है, उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions. A democratic decision involves consultations with and consent of all those who are affected by the decision. Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के लिए उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। ये बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जो अपने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव वाला सिस्टम चलता है, इसमें कहा यह जा रहा है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे पावरफुल ना हो। तो ये सारा सिस्टम अपने आप पूरा कैसे होता है? रिप्रेजेंटेटिव वाले सिस्टम से। अगर आपका सांसद है, आपके एरिया का सांसद है, अगर आपका एरिया बहुत बैकवर्ड है, वहाँ का सांसद आपका किसी बैकवर्ड क्लास से आता है या फिर बहुत पावरफुल सांसद के तौर पे नहीं जाना जाता है, और तो इसी तरह से कई सारे सांसद आपके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। फिर वहाँ पे किसी प्रकार के अगर कोई बिल आता है या कुछ होता है तो उस पर चर्चा जो होती है तो उसमें भागीदारी पार्टिसिपेटिंग सभी की रहती है। तो इससे ये अर्थ निकाला जाता है कि इसमें आपकी भी उतनी भागीदारी है जितनी एक किसी मंत्री की भागीदारी है ना। तो इस हिसाब से इसका मतलब निकाला जाता है। समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal rights to vote.
Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करते, कुछ आदर्शों के लिए भी करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकतंत्र में हर एक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर का ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आप वोट का अधिकार दे दिए हैं, सिर्फ ये बस ज़रूरी नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। आपके पास सभी के पास आपका प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सभी प्रकार के रिसोर्सेज पे उसका अधिकार होना चाहिए और वो एक पक्की निष्ठा वाला होना चाहिए या ऑनेस्ट होना चाहिए। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. Yet, an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. अगर हम इन आदर्शों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कोई कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को उतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इन दिस बुक वी डू नॉट हैव डील मच विद दिस expanded nation of democracy. Our focus here is with some core institution features of democracy as a form of government. Next year, you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decisions in a democratic manners as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representatives. We shall read more about that in chapter 3, but if the community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. All the people can sit together and take decision directly. This is how Gram Sabha should work in a village. Can you think of some other democratic ways of decision making? इस बुक में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल जब आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना ज़रूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठ के सीधे वहीं फैसला कर सकते हैं। जैसे किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक तरीके कोई और तरीका आप सुझा सकते हैं? अगर आप सुझा सकते हैं तो आप मुझे बताइएगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री is a perfect democracy. The features of a democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decisions making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democracy from of decision making. What we do as a citizens can make a difference to making our country more or less democratic. This is the strength and the weakness of democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on
what we as citizens do. This is what distinguished democracy from other governments. Other forms of government like monarchy, dictatorship, or one party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, most non democratic governments would like citizens not to take part in politics. But democracy depends on achieve political participations by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. इसका ये भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इसमें ये आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। ये स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पे हम जो भी काम करते हैं वो भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद कर सकता है। यही सही लोकतंत्र की सही ताकत है और कमजोरी भी यही है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, मोनार्ची, तानाशाही, डिक्टेटरशिप या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है।